आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ये हम लोग सीखते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बेस न्यूट्रलाइजेज कंप्लीटली ईच अदर। मतलब क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का आपस में एक दूसरे को 100% न्यूट्रलाइज करता है, तो जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं। समझोगे ध्यान से यहाँ से, जैसे हमने HCl लिया, ये एक एसिड है, और NaOH लिया, ये एक बेस है कि नहीं। HCl एसिड और NaOH बेस है, और दोनों का एक इक्विवेलेंट लिया, एक मोल नहीं बल्कि एक इक्विवेलेंट। EQ का मतलब इक्विवेलेंट, EQ का मतलब इक्विवेलेंट। तो ये आपस में 100% एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। न तो एसिड बचेगा न तो बेस बचेगा, बनेगा सॉल्ट NaCl एंड प्लस वाटर। तो एक इक्विवेलेंट एसिड का और एक इक्विवेलेंट बेस का यदि आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे 100%, तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू होता है इसके लिए -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। देखो क्या लिख रहे हैं, पर इक्विवेलेंट। किसका इक्विवेलेंट? दोनों का, एसिड का भी इक्विवेलेंट और बेस का भी इक्विवेलेंट, और पर का मतलब दोनों का एक एक इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट लेते हैं, यहाँ मोल की बात नहीं कर रहे। इक्विवेलेंट मोल के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट सर कहाँ से आ रहा है? रिडॉक्स से। तो रिडॉक्स जिसको नहीं पता, 11th में रिडॉक्स हमने बढ़िया से पढ़ाया था, कुछ वीडियो हो सकता है कि पढ़ा हुआ भी होगा मेरे चैनल पर। तो रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट बढ़िया से आना चाहिए, उसमें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बढ़िया से आना चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हम बताएंगे जितनी ज़रूरत है। तो पहला एग्जाम्पल हुआ, एक इक्विवेलेंट एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस का 100% एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, तो जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिमिलरली, जैसे एक एसिड लिया H2SO4, बेस लिया NaOH, बेस है एसिड है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा तो सॉल्ट बनेगा Na2SO4 एंड प्लस H2O। अब ज़रा देखो, H2SO4 का एक इक्विवेलेंट और NaOH का भी एक ही इक्विवेलेंट, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर और दोनों का एक एक इक्विवेलेंट, एसिड का भी और बेस का, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो H2SO4 का 1 मोल NaOH के 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, मोल डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर HCl का 1 मोल NaOH के एक ही मोल के साथ 100% रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पर मोल बराबर है, इक्विवेलेंट भी बराबर है। यहाँ पर इक्विवेलेंट ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए इक्विवेलेंट हमेशा ही बराबर होगा। मोल बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मोल तो डिपेंड करेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर, लेकिन इक्विवेलेंट हमेशा एसिड और बेस का बराबर होगा। यानी एक इक्विवेलेंट एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस का, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है, कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों जगह वैल्यू बराबर ही है, पर इक्विवेलेंट में ये क्यों है आगे बताएंगे। अब ज़रा देखो, अगर मोल में लिखना चाहते तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि बढ़िया से आना चाहिए। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है, ये जो EQ लिख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट को शॉर्ट फॉर्म में EQ लिख रहे हैं। इसके लिए बहुत सारा फार्मूला है। यदि मोल पता है तो मोल में हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नॉर्मलिटी पता है तो नॉर्मलिटी गुने वॉल्यूम होता है। अगर मोलरिटी पता है तो मोलरिटी गुने वॉल्यूम एंड गुने n फैक्टर होता है।
ये फार्मूला बढ़िया से आपको याद कर लेना है। यानी क्वेश्चन में मोल पता n फैक्टर एसिड या बेस के मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाता है। ये सर n फैक्टर क्या होता है? तो n फैक्टर जो होता है एसिड और बेस के लिए दो चीज़, एक एसिड और दूसरा बेस। तो एसिड के लिए जितना H प्लस एक्चुअल में जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में मैक्सिमम जितना H प्लस जा सकता है वही उसका n फैक्टर कहलाता है। H प्लस रिलीज्ड बाय एसिड। बेसिकली n फैक्टर जो होता है, एक मोल एसिड में जितना मोल H प्लस का रिलीज होता है वही उसका n फैक्टर कहलाता है। और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जितना मैक्सिमम H प्लस जा सकता है, जैसे HCl एक ही H है तो एक ही H प्लस जाएगा तो इसका n फैक्टर 1 हुआ। H2SO4 है, 2 H प्लस है तो दोनों H प्लस इसका चला जाएगा तो इसका n फैक्टर 2 होगा, है कि नहीं। बेस के लिए OH माइनस देखते हो, OH माइनस रिलीज्ड बाय बेस। बड़ा सिंपल है, सीधे अर्थों में समझें तो कोई एक एसिड है, जितना H प्लस उसमें है वही उसका n फैक्टर होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में। लेकिन ध्यान रहे, कुछ एसिड जो वीक होते हैं वो अपना सारा H प्लस डोनेट नहीं करते, है कि नहीं। रिडॉक्स में उसके बारे में काफ़ी जानकारी हमने दिया हुआ, तो उसका भी ख्याल रखना है। यहाँ हम एसिड स्ट्रॉन्ग रहे 100% जो भी H प्लस है वो रिलीज हो जाएगा। तो जितना H प्लस देगा एसिड का वही n फैक्टर कहलाएगा। और बेस के लिए क्या देखना है, OH माइनस। जितना OH माइनस रिलीज करेगा, जैसे NaOH है, कितना OH माइनस है, एक है तो n फैक्टर 1 होगा। NaOH है, कितना OH माइनस है, एक ही OH माइनस है तो इसका n फैक्टर 1 होगा, है कि नहीं। तो देखो, अगर हमको मोल यहाँ से कैलकुलेट करना है तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई n फैक्टर। अब बताओ H2SO4 का n फैक्टर कितना है। n फैक्टर H2SO4 का 2 है, 2H प्लस है। तो NaOH का n फैक्टर कितना है, तो NaOH में एक ही OH माइनस है तो इसका n फैक्टर 1 हुआ। अब यहाँ यदि मोल कैलकुलेट करना चाहें तो मोल इक्वल टू, देखो मोल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई n फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1, n फैक्टर 2 यानी 1/2 मोल। NaOH का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 और n फैक्टर NaOH का 1 यानी 1 के बराबर। अर्थात ध्यान से देखो कि H2SO4 का आधा मोल के लिए NaOH का 1 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही पढ़ो, H2SO4 के 1 मोल के लिए NaOH का 2 मोल चाहिए तो इसके आधा मोल के लिए इसका 1 मोल। यानी बेसिकली मोल बराबर नहीं है, यहाँ पर मोल हमेशा बराबर नहीं होगा। हालांकि इस केस में अगर इसके n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो ये 1 ही हो जाएगा, इसके n फैक्टर से डिवाइड करो तो 1 ही हो जाएगा। यानी इस केस में एक ही मोल होगा, NaOH का भी एक ही मोल होगा। यानी कि मोल बराबर हो भी सकता है एसिड और बेस का, नहीं भी बराबर हो सकता है। जैसे इस केस में NaOH का 1 मोल H2SO4 के आधा मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल कभी डिफाइन नहीं करते। कैसे करते हैं, पर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हमेशा ही बराबर होता है। कभी भी दो वस्तु आपस में रिएक्ट करता है तो उसका इक्विवेलेंट बराबर होता है। मोल बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या सीखा, एक इक्विवेलेंट एसिड का और एक इक्विवेलेंट बेस का आपस में यदि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो भी है एनर्जी का यूनिट, और उसके बाद पर इक्विवेलेंट में डिफाइन होता है, पर मोल में हम डिफाइन नहीं करते, क्योंकि जो रिएक्ट करता है वो इक्विवेलेंट बराबर होता है। मोल बराबर हो भी सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले, इस तरह से निकाले। इक्विवेलेंट को n फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो HCl का n फैक्टर 1 तो 1/1, NaOH का n फैक्टर 1 तो 1/1। यानी यहाँ पर इस केस में मोल और इक्विवेलेंट बराबर है, लेकिन हर केस में इक्विवेलेंट और मोल बराबर नहीं होगा। एसिड के लिए नॉर्मली n फैक्टर क्या होगा, उस एसिड में जितना H प्लस होगा वही उसका n फैक्टर कहलाएगा। और बेस के लिए n फैक्टर क्या होगा, उस बेस में जितना OH माइनस होगा वही उसका n फैक्टर कहलाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है।
पहला पॉइंट, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो हीट इवॉल्व होता है, हीट निकलता है, यानी यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, है कि नहीं, याद रखना है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट एंड -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। अभी जो इसके जस्ट पहले हमने दो एग्जाम्पल लिया HCl और NaOH का और H2SO4 और NaOH का, दोनों ही रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू दोनों रिएक्शन में -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट लिखा गया था। यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड सारे ही स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को आपस में रिएक्शन करवा दिया तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा और वह कांस्टेंट इतना होगा -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट किलो कैलोरी में, या फिर किलो जूल में -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ध्यान देना, पर मोल नहीं बल्कि पर इक्विवेलेंट, और इसको बिल्कुल बढ़िया से याद कर लेना है। ये दोनों ही टर्म को याद कर लेना है कि नहीं, याद कर लो। किलो जूल में भी और किलो कैलोरी में कभी कभी डायरेक्टली पूछ ही देता है। अब ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू इतना ही है? तो ज़रा देखते हैं। फॉर एग्जांपल, समझना बड़ा आसान है, चीज़ों को समझना भी चाहिए। कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, पानी में डाला हुआ है, एक्वस उसको कहते हैं, पानी में घुल जाती है कोई चीज़ ना तो उसको कहते हैं एक्वस हो गया, सॉल्यूशन बन गया। और NaOH लिया, ये भी वाटर में घुला हुआ है, 100% घुल जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% आयोनाइज भी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ही होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अर्थ ही होता है जो कि 100% अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाए। क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, NaCl एक्वस NH2O, ये तो लिक्विड है ही है। अब ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सर ये कैसे पता? जानने वाली बात होती है कि HCl, H2SO4, HClO4, HI, HBr ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। NaOH, KOH यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जानने वाली बात। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब पानी में डालते के साथ वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी इसको हमने बढ़िया से पढ़ाया था। तो किस में टूटेगा? H+ में टूट गया, और किस में टूटा? Cl- में टूट गया, 100% टूटेगा। NaOH भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Na+ एक्वस में टूटेगा और OH- एक्वस में टूटेगा। राइट साइड में क्या है? NaCl, ये किस में टूटेगा? सॉल्ट जो होता है ना हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी घुलता है और 100% टूट जाता है। वाटर जो है एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि ना के बराबर टूटता है, यानी वाटर के फॉर्म में ही रहेगा, ऑलमोस्ट नॉट आयोनाइजेबल होता है। कुछ कॉमन टर्म है? Cl-, उधर भी है, ये Cl- क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। Na+ क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो नेट रिएक्शन देखो, नेट रिएक्शन जो है H+ एक्वस N+OH- एक्वस है कि नहीं, और ये क्या दे दिया? H2O लिक्विड दे दिया। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन करवाओगे तो फाइनली यही रिएक्शन आपके पास आने वाला है, कैंसिल आउट हो करके, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अगर 1 कर दें, हो सकता है कि H2SO4 होता 2 NaOH होता, यहाँ से 2H+ आता और यहाँ से 2H- आता, 2H2O लिक्विड बनता। तो H+ और OH- मिलकर के H2O लिक्विड ही देता। अगर 2 को हम कैंसिल कर देंगे और एक एक इक्विवेलेंट लेंगे तो हमेशा ही ये H+ रहेगा, ये OH- एक ही H+ रहेगा, एक ही OH- रहेगा और एक ही H2O लिक्विड का इक्विवेलेंट बनेगा, है कि नहीं? तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से यही रिएक्शन आने वाला है। तो रिएक्शन यदि फिक्स हो गया, कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से ये H+ कहाँ से आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड
ये OH माइनस कहाँ से आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस से, हमेशा यही आएगा, बाकी टर्म उसके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल रिएक्शन यदि यही मिलने वाला है तो कोई एक रिएक्शन फिक्स हो जाता है ना, तो उसका एंथैल्पी चेंज का वैल्यू भी फिक्स हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी फिक्स हो जाता है। यानी इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बिल्कुल फिक्स होगा। और जानना है कि डेल्टा H का जो वैल्यू होता है इस रिएक्शन के लिए, जो लिखा गया -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के बराबर होता है इस रिएक्शन के लिए। इसको याद रखना है, या किलो जूल में -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट के बराबर होता है। पास में आई, स्ट्रॉन्ग एसिड से हमेशा H+ मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से हमेशा OH- मिलेगा, बाकी टर्म सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल रिएक्शन चूंकि यही आएगा, सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और सारे स्ट्रॉन्ग बेस के बीच के रिएक्शन के बावजूद के फलस्वरूप कहो तो रिएक्शन चूंकि फाइनली सेम आना है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू भी सेम होगा। यही कारण है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कांस्टेंट होता है, और वो होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। तीसरा पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। क्या कहता है कि ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वीक एसिड और वीक बेस के केस में, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेकेंड पॉइंट में पढ़ लिया, हमेशा कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अगर एसिड वीक है या बेस वीक है या दोनों में से दोनों ही वीक हैं, है कि नहीं, कोई एक वीक है या दोनों ही वीक है, तो उस केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू होगा, यानी जो मैग्नीट्यूड की बात करें, जो हीट इवॉल्व होगा, वो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम होगा। वो क्यों कम होगा? रीज़न तो यहाँ पर लिखा है, इट इज़ बिकॉज सम हीट इज यूज्ड टू आयोनाइज अनडिसोसिएटेड वीक एसिड और वीक बेस। यहाँ समझते हैं, वीक एसिड और वीक बेस जो होता है ना, वो 100% अपने आप डिसोसिएट पानी में नहीं करता। वीक एसिड और वीक बेस को वीक कहते इसीलिए हैं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो डिसोसिएट ही बहुत कम होता है। 4% किया, 5% किया, 10% किया, 100% अपने आप डिसोसिएट नहीं करता। उसको डिसोसिएट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट देना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखोगे साहब, एसिटिक एसिड लिया, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक होता है। जानने वाली बात है कि एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक होता है। कहाँ पे पढ़े थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है कि एसिटिक एसिड जो है नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है और एसिटिक एसिड उसमें से भी बहुत वीक एसिड है। NaOH लिया, ये कैसा स्ट्रॉन्ग बेस? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, WA वीक एसिड, SB स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट बनेगा CH3COONA, सोडियम स्टेट इसको कहते हैं, और वाटर बनेगा भाई, है कि नहीं। अब ये वीक एसिड है तो ऑलमोस्ट अनआयोनाइज रहेगा, पानी में जाते के साथ ये 100% नहीं बल्कि बहुत कम टूटता है, 1% 2% ऐसे टूटता है, ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड रहता है। तो इसको आप डिसोसिएट करके नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये कि 100% टूट जाएगा। Na+ और OH- में 100% ये टूट गया। सॉल्ट जो होता है, थोड़ी देर पहले ही बताए थे, फिर बता रहे हैं, सॉल्ट हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। सॉल्ट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये 100% टूटेगा। जो भी सॉल्ट पानी में घुल गया ना, वो 100% टूट जाता है। एंड वाटर इज़ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ना के बराबर टूटता है कि नहीं। अब कुछ टर्म कॉमन है क्या? ये देखो Na+ और Na+, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फाइनल रिएक्शन हमको क्या लाना है? H+ और OH- लाना है। तो H+ और OH- लाने के लिए एसिटेट आयन उधर वाला और इधर वाला कैंसिल आउट होना चाहिए। अब ये वीक एसिड है, इसको तोड़ने के लिए यानी 100% यूटिलाइजेशन होने के लिए इसको हमको हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। हीट जब देते हो तो क्या होता है? पॉजिटिव।
अब हीट दोगे तो ये 100% डिसोसिएट कर गया। कुछ हीट आपने दिया तो हीट देने के बाद ये टूट गया स्टेट आयन और ये H+ में, लेकिन कुछ हीट देना पड़ा। हीट देते हैं सिस्टम में तो क्या होता है, पॉजिटिव, एंड प्लस OH-, इधर क्या हो गया, एसीटेट आयन और ये H2O। अब ये देखो एसीटेट आयन अब क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। लेकिन इस पूरे रिएक्शन को होने के लिए हीट देना पड़ा। अब ये जो H+ और OH- आपस में कंबाइन करके H2O बनाएगा, तो इसके लिए डेल्टा H का जो वैल्यू है वो कितना होगा, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये पढ़े थे। और कुछ हीट देना भी पड़ा, ये कुछ हीट आपको देना भी पड़ा, और जो कि पॉजिटिव है। मान लो फॉर एग्जांपल ये जो हीट देना पड़ा, फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट वैल्यू रट मत लेना कितना हीट देना पड़ा। फॉर एग्जांपल इसको 100% डिसोसिएट करने के लिए 10 किलो कैलोरी हीट हमको देना पड़ा। इसको डिसोसिएट करने के लिए 100% हमें 10 किलो कैलोरी हीट देना पड़ा। तो ये निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ओवरऑल डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की यदि हम बात करेंगे तो ये वाला भी तो हीट जो देना पड़ेगा उसको ऐड करेंगे। यानी बेसिकली ये जो हीट कुछ जो लिबरेट हो रहा वही हीट यहाँ पर इस्तेमाल हो गया टोटल में। हीट लिबरेट हुआ, ये हीट ये जो है -13.7 किलो कैलोरी जो ओवरऑल पूरा हीट लिबरेट हुआ, इसी में से कुछ ये डिसोसिएट होता गया, हीट लिबरेट होता गया, और यही हीट जो है डिसोसिएशन में इस्तेमाल होता गया। सम हीट इज यूज टू डिसोसिएट अनडिसोसिएटेड वीक एसिड और वीक बेस। तो डिसोसिएट करने के लिए एक्स्ट्रा कितना हीट देना पड़ा, 10 किलो कैलोरी, है कि नहीं, प्लस 10 किलो कैलोरी जोड़ दो तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू आया वो आया -3.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी बेसिकली एक इक्विवेलेंट एसिडिक एसिड का और एक इक्विवेलेंट NaOH का आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, तो जो हीट लिबरेट होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें 3.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होगा, जो कि 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम है। मैग्नीट्यूड की बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन के साथ हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि उसके मॉड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें। कम हीट लिबरेट हुआ, ऐसे भी सोच करके देखो ना यार, कमज़ोर एसिड या कमज़ोर बेस है या दोनों ही अगर कमज़ोर है तो हीट जो लिबरेट होगा वो कम होगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हीट जो लिबरेट होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। या फिर रीज़न के पर्पज़ से अगर हम लोग सोचें तो कुछ हीट इस्तेमाल हो जाता है अनडिसोसिएटेड, ये जो वीक एसिड और वीक बेस है उसको आयोनाइज करने में, डिसोसिएट करने में। हीट जब देते हैं तो प्लस होता है, तो ये वाला प्लस उसमें जुड़ेगा, तो ओवरऑल जुड़ करके मैग्नीट्यूड 13.7 से कम हो जाएगा। हालांकि अभी भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस ही होगा। हमेशा ही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस से उसका डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, है कि नहीं। किसी का कम, किसी का ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग वाले का कांस्टेंट होता है 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के हिसाब से हीट लिबरेट होता माइनस में ही है। ये भी देखो माइनस में ही है, लेकिन वीक के केस में हीट कम लिबरेट होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा, और स्ट्रॉन्ग वाला के केस में मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ा उसको कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू -57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। हम लोगों ने पढ़ा था -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, लेकिन क्वेश्चन देने वाला ने उसी को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, जितना देगा उतना हम ले लेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन फॉलोइंग अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्ट। कुछ एसिड और बेस दिया है, आपस में इनका रिएक्शन होगा तो कितना हीट लिबरेट होगा, यानी बेसिकली मैग्नीट्यूड कितना इवॉल्व होगा, रिलीज होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपस में रिएक्ट करेगा, दोनों का एक एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, तो जो हीट इवॉल्व होगा वो इवॉल्व होगा 57 किलो जूल, है ना। एक इक्विवेलेंट एसिड का, एक इक्विवेलेंट बेस का 100% न्यूट्रलाइज होने पर -57, माइनस का मतलब हीट रिलीज होगा, हीट निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड कितना 57 किलो जूल हीट लिबरेट होगा। तो पहला क्वेश्चन ए पार्ट, दो इक्विवेलेंट HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जानने वाली बात,
और 2 इक्विवेलेंट NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, यानी दो इक्विवेलेंट एसिड और बेस का लिया। पहले ये बताओ कि दोनों में से कौन बचेगा? कोई बचेगा? नहीं बचेगा। दोनों का इक्विवेलेंट बराबर है तो दोनों ही 100% रिएक्ट कर जाएगा। तो एक इक्विवेलेंट यदि रिएक्ट करता तो 57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट होता। तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना रिएक्ट किया? 2 इक्विवेलेंट रिएक्ट किया। तो देखो ध्यान से, चूंकि 2 इक्विवेलेंट दोनों का रिएक्ट किया तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। तो जो हीट लिबरेट होगा, हीट इवॉल्व क्यू कह रहे हैं, क्यू का मतलब क्या? हीट जो लिबरेट होगा। एक इक्विवेलेंट में होता है 57 किलो जूल। मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, हीट इवॉल्व होता है तो माइनस सब साइन नहीं लिखोगे। कितना रिलीज हुआ? तो 57 रिलीज हुआ। तो 2 इक्विवेलेंट में कितना? गुने 2, इतना किलो जूल हीट लिबरेट होगा। यही आंसर हो गया। क्यू का मतलब क्या? हीट जो रिलीज होगा। बी पार्ट ये देखो, HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका 2 इक्विवेलेंट लिया, और NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है इसका 3 इक्विवेलेंट लिया। यहाँ पर 100% कौन रिएक्ट करेगा? यहाँ पर दोनों का अमाउंट इक्विवेलेंट बराबर नहीं है, तो कोई एक बच जाएगा। कौन बचेगा? जो ज़्यादा है। और कौन पूरा रिएक्ट करेगा? जो कि कम है। कौन कम है? किसका इक्विवेलेंट कम है? HCl का। तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जिसका इक्विवेलेंट कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। शॉर्ट फॉर्म में उसको हम LR लिखेंगे। LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता है पूरा रिएक्ट कर जाता है। ये लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो पूरा रिएक्ट करेगा, 100% ये रिएक्ट कर जाएगा। और NaOH जो कि एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब क्या? कुछ अमाउंट इसका ज़्यादा है तो ये कुछ बच जाएगा। तो डेल्टा जो हीट का जो चेंज है, जो हीट है जो लिबरेट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा वह जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है ना। एंथैल्पी का जो चेंज होगा, डेल्टा H जो होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है, वो 100% रिएक्ट करेगा। यानी कि रिएक्ट करने वाला 2 ही इक्विवेलेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट पूरा रिएक्ट करेगा और यही डेल्टा H डिसाइड करेगा, है ना, डिसाइड करेगा। ये ध्यान रखना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है सब चीज़ के बारे में। तो सर यहाँ पर कौन सा लिमिटिंग था? यहाँ कोई लिमिटिंग नहीं था, जितना ज़रूरत है उतना ही था। दोनों ही 100% रिएक्ट कर जाएगा, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर है। तो यहाँ पर कोई LR नहीं था। LR लिमिटिंग रिएजेंट वहाँ होता है जहाँ की एक कम हो और एक ज़्यादा। तो कम वाला अमाउंट इक्विवेलेंट जो है वो LR हो गया, 100% रिएक्ट करेगा। डेल्टा H से वही डिफाइन करेगा। डेल्टा H का मतलब क्या? एंथैल्पी का चेंज जो कि निगेटिव होगा। तो हीट कितना लिबरेट होगा? क्यू का मतलब क्या? हीट इवॉल्व जो होगा वो डिसाइड यही करेगा, ये डिसाइड करेगा। तो एक इक्विवेलेंट में दिया है क्वेश्चन में 57 किलो जूल, तो 2 इक्विवेलेंट में गुने 2 यानी इतना किलो जूल। ये आंसर हुआ, यही आंसर हुआ। समझ में बात आई? पहले क्वेश्चन में दोनों बराबर था तो 2 इक्विवेलेंट के हिसाब से देख लिया। दूसरे क्वेश्चन में एक ज़्यादा है एक कम है, तो कम वाला हीट कितना लिबरेट होगा वो डिसाइड करेगा। कम वाला जो इक्विवेलेंट है वो डिसाइड करेगा कि हीट कितना लिबरेट हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार इक्विवेलेंट नहीं दिया, मोल दिया। हमें हमेशा इक्विवेलेंट चाहिए। इक्विवेलेंट में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। 3 मोल H2SO4 का इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। इक्विवेलेंट का फार्मूला सिखाया था, मोल गुने n फैक्टर। मोल कितना? 3। H2SO4 का n फैक्टर कितना? H प्लस है 2, तो कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया? 6। सिमिलरली इसका भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो भाई। क्या फार्मूला? मोल गुने n फैक्टर। मोल कितना? 7। और NaOH में कितना OH माइनस है? 1, तो n फैक्टर 1 यानी इक्विवेलेंट की संख्या 7 है। तो कम इक्विवेलेंट किसका है? H2SO4 का। कितना है? 6। तो ये जो H2SO4 है वो क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, LR हो गया। LR का मतलब सब बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट जो कम होता है। तो देखो मोल के हिसाब से हम लोगों ने नहीं देखा, मोल के हिसाब से हम नहीं देख रहे, मोल के हिसाब से नहीं बल्कि हम लोग देख रहे हैं इक्विवेलेंट के हिसाब से, है कि नहीं? तो 3 दूना 6 यानी इक्विवेलेंट इसका 6 है
और इसका NaOH का 7 है। अगर सपोज करो कि इसका नंबर ऑफ मोल NaOH का 8 होता है कि नहीं, या इसका हो सकता है नंबर ऑफ मोल 5 होता, 5 अगर रखते तो ये इक्विवेलेंट भी 5 होता, फिर Lr ये हो जाता। लेकिन इस केस में इसका इक्विवेलेंट 6 ही है, तो Lr यही हुआ। हम इक्विवेलेंट को देख रहे हैं, मोल को नहीं देख रहे, इक्विवेलेंट को। तो लिमिटिंग रिएजेंट इसका 6, तो 6 इक्विवेलेंट इसका और 6 इक्विवेलेंट इसका भी रिएक्ट करेगा, इसका एक इक्विवेलेंट बच जाएगा। तो जो हीट लिबरेट होगा यही डिसाइड करेगा। 6 से गुना करोगे Lr वाला से, तो 1 में लिबरेट होता है 57, तो 6 में होगा गुने 6 किलो जूल, इतना हीट लिबरेट होगा, यही इसका आंसर हुआ। ऐसा क्वेश्चन हर जगह पूछता है, नीट में, जेईई मेन में, जेईई एडवांस में, तो बढ़िया से ऐसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। क्वेश्चन का डी पार्ट, 500 ml of 2 molar HCl plus 200 ml of 1 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इस बार मोलारिटी दिया और वॉल्यूम दिया। तो देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक फार्मूला होता है, वो बढ़िया से याद कर लेना है। क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है? ये एसिड के लिए भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और बेस के लिए भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया? मोलारिटी दिया, m का मतलब मोलारिटी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए देखो हम फार्मूला लिख रहे हैं, मोलारिटी वाला नॉर्मलिटी वाला होता है, नॉर्मलिटी गुने वॉल्यूम, और मोलारिटी अगर दिया तो मोलारिटी गुने वॉल्यूम गुने n फैक्टर, और ये जो वॉल्यूम होना चाहिए ना, वो होना चाहिए लीटर में, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो मोलारिटी गुने वॉल्यूम एंड गुने n फैक्टर, इस फार्मूले से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? एसिड का, HCl जो कि एसिड है। फार्मूला मोलारिटी कितना? 2, वॉल्यूम 500 ml दिया, लीटर में कितना? ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0.5 लीटर हो जाएगा ये। और n फैक्टर HCl का एक ही H प्लस है, इसलिए n फैक्टर 1, यानी बेसिकली 5 दूना 10, 1 क्या? इक्विवेलेंट आया एसिड का। इस तरह से बेस का इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? बेस का। फार्मूला वही, मोलारिटी गुने वॉल्यूम गुने n फैक्टर। मोलारिटी कितना? 1, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए 0.2 लीटर, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH माइनस है, तो n फैक्टर 2 होगा, यानी कि 0.4 इक्विवेलेंट। देख करके बताओ भाई, एसिड का एक इक्विवेलेंट और बेस का 0.4 इक्विवेलेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जिसका इक्विवेलेंट कम होता है? कम है, ये कम है तो क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो कौन डिसाइड करता है हीट जो इवॉल्व होता है उसको? लिमिटिंग रिएजेंट, बार बार कह रहे, यानी कि उस लिमिटिंग रिएजेंट का 0.4 इक्विवेलेंट है, उसके अनुसार हीट इवॉल्व होगा। एक इक्विवेलेंट में 57, तो 0.4 में 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना किलोजूल हीट लिबरेट होगा, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को हम लोग बढ़िया से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच केस इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम? एज्यूम यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है और दोनों ही ऑप्शन में एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हो रहा है। वॉल्यूम दे दिया, मोलरिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, मोलरिटी दिया, आपस में रिएक्शन होगा, हीट इवॉल्व होगा। हीट इवॉल्व होगा तो पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। अब किस सॉल्यूशन में, ए या बी में, टेम्परेचर जो इंक्रीज करेगा वो मैक्सिमम होगा, यानी डेल्टा टी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसमें सही है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखोगे। पहले तो कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल करेंगे, जो हीट लिबरेट होता है आपस में कभी भी रिएक्शन होने के बाद, हीट जो इवॉल्व होगा, बढ़िया से देखोगे सब। हीट इवॉल्व जिसको हम क्यू कह रहे हैं, क्यू कह रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जब हीट इवॉल्व होता है, हीट जब लिबरेट होता है, तो उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है डेल्टा टी, तो उसके लिए फार्मूला होता है MS डेल्टा टी।
एम का मतलब क्या, मास ऑफ सोल्यूशन। एस का मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सब थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़े हैं। और डेल्टा टी जो हीट लिबरेट होगा, है कि नहीं। अब मास कैसे कैलकुलेट करोगे, सबका तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मास डायरेक्टली नहीं दिया सोल्यूशन का, तो वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का गुने डेंसिटी, डी क्या डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, वॉल्यूम गुने डेंसिटी मास एस एंड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। देखो क्वेश्चन में कहता है कि डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सबका यूनिफॉर्म है, मतलब दोनों कांस्टेंट है। डेंसिटी भी सबके लिए कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट। तो डी और एस को गुना करने पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। अर्थात ये जो डेल्टा टी होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, है ना, एंड डिवाइड बाई वी। यानी जिसका Q अपॉन V का वैल्यू हीट लिबरेटेड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, उसमें डेल्टा टी का वैल्यू ज़्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, जिसका Q अपॉन V का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। एकदम सरल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्यू कैसे कैलकुलेट करें, मान लो लेट हीट इवॉल्व्ड पर इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, पर मिली इक्विवेलेंट लिखो, क्योंकि वॉल्यूम अगर ml में दिया है इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए वॉल्यूम को होना चाहिए लीटर में। लेकिन यदि आपने मिली इक्विवेलेंट लिख दिया तो वॉल्यूम आपका ml में ही होगा, और वॉल्यूम ml में ही दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हीट इवॉल्व पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन कुछ मान लिया x है, x यूनिट है ना, x यूनिट है। तो ऑप्शन ए। यहां पर देखेंगे कि एसिड और बेस में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के अनुसार हम हीट जो लिबरेट होता है वो आप कैलकुलेट करते हैं। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में भी सिखाया। तो मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया किसका, HCl का, जो कि एसिड है। क्या फार्मूला, मोलारिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर। मोलारिटी दिया तो मोलारिटी कितना दिया 2, वॉल्यूम कितना दिया 200 ml में ही लेंगे, मिली इक्विवेलेंट लिखे हो ना तो वॉल्यूम ml में ही लेते हैं। एन फैक्टर 1, यानी कि 2 दूना 400 मिली इक्विवेलेंट HCl का। अब इसके लिए Q का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, पहले एक और तो निकाल लो। Q का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मिली इक्विवेलेंट जो बेस है कौन है, NaOH। फार्मूला यही, मोलारिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर। इस पर मोलारिटी है 1, वॉल्यूम है 300 ml, और एन फैक्टर NaOH का 1 होता है, यानी कितना 300 मिली इक्विवेलेंट। इन दोनों में एलआर कौन है, जो कम होता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है जो कम है। तो इसका जो हीट लिबरेट होगा Q का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। 1 मिली इक्विवेलेंट में x माने हो तो 300 में कितना हो गया 300x। समझ बात आई। तो डेल्टा टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन V होगा। तो हमें क्या निकालना है, Q अपॉन V का वैल्यू, Q अपॉन V। Q कितना 300x, और वॉल्यूम कितना, दोनों का वॉल्यूम जोड़ोगे ना 300 ml और 200 ml कितना हो गया 500 ml। ए वाला क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम, अब एसिड और बेस को मिलाने पर पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम का जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगा, है कि नहीं, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना वॉल्यूम 300 और 200 500, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये है ना 500 ml। यानी बेसिकली इसका जो रेशियो आया वो आ गया 3x/5। ठीक है। अब बी वाला भी ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट एसिड का कैलकुलेट कर लिया भाई। मिली इक्विवेलेंट एसिड कौन है, H2SO4 है। क्या फार्मूला, मोलारिटी कितना है 1, वॉल्यूम कितना ml 300 ml।
300 ml वॉल्यूम क्यों ले रहे हो? क्योंकि मिली इक्विवेलेंट निकाल लो तो वॉल्यूम ml में, और n फैक्टर H2SO4 का 2, यानी बेसिकली 3 दूना 600 मिली इक्विवेलेंट। सिमिलरली मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, किसका? QH का। इसके लिए वही फार्मूला, मोलारिटी इस बार कितना? 2, वॉल्यूम 100 ml और n फैक्टर QH का 1, यानी कि 200। इस बार LR कौन है? जिसका कि मिली इक्विवेलेंट कम है। ये 600, ये 200, ये LR हुआ। तो हीट जो लिबरेट होगा, इसको Q1 कह दो, इसको Q1 कह दो, इसको V1 कह दो। यहाँ पे जो हीट लिबरेट होगा उसको Q2 कह दो। कितना हीट लिबरेट होगा? LR डिसाइड करेगा। तो 1 मिली इक्विवेलेंट में x हो रहा था, तो 200 में कितना होगा? 200x। हमें क्या रेशियो चाहिए? Q/V का, तो Q2 कह दिया और इसको V2 कह दिया। Q2 कितना? 200x। और वॉल्यूम जोड़ो ना भाई, दूसरा वाला सॉल्यूशन को जब आपस में मिला दिया तो 300 ml और 100 ml कितना ml हो गया? 400 ml। यानी बेसिकली कितना हो गया? 1/2x। ये वैल्यू है 0.6x और ये वाला वैल्यू है 0.5x। जिसका, यहाँ देखो कॉन्सेप्ट देखो, जिसका Q/V का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका डेल्टा T भी ज़्यादा होगा। जिसका Q/V का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका डेल्टा T भी ज़्यादा होगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में Q/V का वैल्यू आया 0.6x और ऑप्शन बी में Q/V का वैल्यू आया 0.5x। ज़्यादा कौन है? ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, मोर है। 0.6 इज ग्रेटर देन 0.5। तो किसमें हीट लिबरेट ज़्यादा होगा? जिसमें Q/V का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए में डेल्टा T का वैल्यू ज़्यादा होगा। ये ऑप्शन सही हो गया, ये आंसर हो गया। इसमें हीट लिबरेट अपॉन जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज डेल्टा T, डिपेंड करेगा Q/V पर वैल्यू पर, वो डेल्टा T इसमें सबसे ज़्यादा होगा। टेम्परेचर इंक्रीज इसमें सबसे ज़्यादा करेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट, कभी भी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे तो उसमें बेसिकली आपको Q/V कैलकुलेट कर लेना है कि नहीं? तो Q/V वॉल्यूम कैसे करोगे? टोटल जो सोल्यूशन है दोनों का वॉल्यूम को जोड़ दोगे, एसिड का भी और बेस का भी। और जो Q है कैसे निकालोगे? मान लो कि एक इक्विवेलेंट या 1 मिली इक्विवेलेंट में इतना हीट लिबरेट होता है, जो कि कांस्टेंट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो हीट लिबरेट होता है पर इक्विवेलेंट, वो क्या होता है? कांस्टेंट। कुछ x मान लिया, y मान लिया, कुछ भी। तो जो LR होगा उसमें जो x माने हो x से गुना कर दिया, इसमें x से गुना कर दिया, LR में x से गुना कर दिया, तो हीट लिबरेटेड आ गया। टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया, Q/V का वैल्यू आ गया। जिसमें Q/V का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें डेल्टा T का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम का रेशियो ज़्यादा होगा। तो डेल्टा T मैक्सिमम का मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा।